बढ़ी चीन के जासूसी कांड से जुड़ी। चीन ने न केवल भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे बड़े नेताओं की जासूसी करवाई, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी चीन की नजर रही है। जासूसी कांड में चीन की एक और बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। चीन अपनी इंफोटेक कंपनी जेनहुआ के जरिए भारत की कई बड़ी कंपनियों के अधिकारियों की भी जासूसी करवा रहा है। इसके साथ ही भारत में निवेश करने वाले स्टार्टअप, डिजिटल पेमेंट ऐप, सप्लाई चेन और डिलीवरी ऐप भी चीन की जासूसी कंपनी के निशाने पर थे। तो यानी चीन जिस तरीके की साजिश रच रहा है, जरा देखिए किस तरीके से जो स्टार्टअप कंपनीज हैं, डिजिटल पेमेंट ऐप है, सप्लाई चेन है और डिलीवरी ऐप है, इन पर भी चीन की जासूसी कंपनियों की नजर थी। भारत में जिन ऐप पर चीन की जासूस नजर पड़ी हुई थी वो है डिजिटल एजुकेशन से जुड़े ऐप जैसे बायजूस, लर्निस्ट और किन्जनाउ की ये शामिल है। साथ ही डिजिटल पेमेंट ऐप जैसे पेटीएम और फोन पे की भी जासूसी चीन करवा रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन सुपरमार्केट ऐप बिग बास्केट, डेली बाजार और ज़ैप फ्रेश की भी जासूसी चीन की तरफ से हो रही थी। चीन फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो, स्विगी और फूड पैंडा की भी जासूसी वो कर रहा था। तो कई ऐसे ऐप जो सीधे तौर पर आम जनता जो भारत की है वो यूज कर रही थी, उन ऐप की भी जासूसी दरअसल चीन के द्वारा हो रही थी। और वो सिर्फ और सिर्फ केवल ऐसा नहीं है कि डिलीवरी जो फूड डिलीवरी ऐप है उनकी ही हो रही हो, कई नाम तो इसमें है। साथ ही साथ सुपरमार्केट ऐप जो है जैसे बिग बास्केट, डेली बाजार और उसके साथ साथ ज़ैप फ्रेश, ये सब भी चीन की नजर में थे, जिनकी भी जासूसी की खबर अब सामने आई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, यानी आपकी जेब पर चीन की ये पैनी नजर जो दिखा रहा है कि किस तरीके से चीन जो है वो एक तरफ तो घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो 10,000 के करीब लोग जिनकी जासूसी कराता है, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे नाम भी शामिल और उसके साथ ही साथ वो कई ऐप जो आप डेली यूज करते हैं उन ऐप पर भी चीन की नजर थी। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनुराग ढांडा ले से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अमिताभ सिन्हा हमारे साथ न्यूज रूम से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमिताभ, यानी चीन को जरा देखिए, एक तरफ तो घुसपैठ करता है, दूसरी तरफ वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जासूसी कराता है, वहीं तीसरी तरफ जरा जो देखिए ये जो ऐप है उनकी भी जासूसी करा रहा है चीन। देखिए, दो चीज़ें साफ है। इसको कहते हैं चोरी ऊपर से सीना जोरी। गलवान की घाटी में घटना हुई उसके पहले हमेशा से चीन के इनकर्शन की हमें बार बार रिपोर्ट मिलती थी और संसद में सरकार के पास जवाब देते नहीं बनता था तमाम सरकारों के पास कि चीन की सेना ने कितनी बार घुसपैठ की है अरुणाचल इलाके में या फिर लद्दाख इलाके में। लेकिन इस बार स्थितियाँ बिल्कुल भिन्न है। गलवान की घाटी के बाद भारत ने अपनी तमाम पोजिशंस को ऐसा सुदृढ़ कर लिया है और चीन पर ऐसी पैनी निगाह रखी हुई है कि चीन के लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल साबित हो रहा है। और लेकिन जहाँ ऐप्स की बात है, ऐप्स के मामले में भारत की सरकार को पहले भी यह सूचना मिल चुकी थी, आईटी मंत्रालय को सूचना मिल चुकी थी कि ऐसे ऐप्स के माध्यम से तमाम गतिविधियों पे और पर्सनल डेटा पे चीन सरकार की नज़र है, क्योंकि वहाँ की बड़ी कंपनियों के सारे करार बिना उनके इंटेलिजेंस, उनके मिलिट्री के साथ करार के बाद भी उनको पूरे दुनिया में काम करने की इजाज़त मिलती है और चीन में उनको सुरक्षा मिलती है। इसीलिए तमाम ऐप्स में जितने डेटा जाते थे सब चीन की सरकार के पास, उनके इंटेलिजेंस के पास पहुंच रहे थे। लेकिन ये जो हुआ है, ये तो जो सोशल मीडिया में डेटा आ रहा है उनकी एनालिसिस हो रही है। इसीलिए भारत सरकार ने 4 बातें साफ कर दी हैं कि ये बिना चीन की सरकार के इतनी बड़ी पैमाने पर नजर रखना संभव नहीं था। इसीलिए चीन की सरकार पूरी तरह से इनके पीछे है। इनके खिलाफ कार्रवाई भले नहीं हो सकती इसके खिलाफ, लेकिन जितने ऐप्स हैं, 200 से ज्यादा ऐप्स बैन हो चुके हैं। चीन को 4G और 5G टेंडर करने से रोक दिया गया। तो ये तमाम चीजें हैं जो भारत सरकार कदम उठा रही है। यानी अनुराग, जो कदम उठाए गए हैं वो भी क्या आपको लगते हैं पर्याप्त है? क्योंकि चीन की जो ये हरकतें बंद नहीं हो रही, यानी और कड़े प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे और ऐप होंगे जिन्हें बंद करना पड़ेगा। नहीं, देखिए, और लिस्ट तो अभी आने वाली है। ऐप जो है वो लिस्ट 2 राउंड्स में अभी आई है और आगे भी इस तरीके की लिस्ट आएगी, क्योंकि जैसे अमिताभ जी ने कहा कि जो चाइना की जो भी कंपनी बाहर काम करने के लिए जाती है वो एक अनसेड करार है कि पीएलए के पास उसका एक्सेस होगा, उसके सर्वर्स का एक्सेस होगा। और जो भी सर्वर जो चाइनीज कंपनी के हैं वो सारे चाइना में बेस्ड हैं, वो काम यहाँ पर कर रही हैं लेकिन उनके सर्वर्स चाइना में बेस्ड हैं, तो उनका एक्सेस पीएलए के पास है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई भी दूसरे देश की में काम कर रही कंपनियों में इस तरीके से एक्सेस नहीं करता
करता है, ये भी एक अनसेट करार होता है अलग अलग आर्मीज में, अलग अलग कंट्री की सरकारों में। लेकिन चीन पूरी तरह से इस मामले में बेशर्म है, और जिस तरीके की हरकत गालवान में की है उसके बाद अब जो हायर ग्राउंड्स इंडिया के पास है, उसने थोड़ा सा अनस्टेबल कर दिया है चाइना को थोड़ा परेशान इस मामले में कर दिया है कि भारत अब वहां पर हाइट्स पर मौजूद है और चाइना की जो पोस्ट है वो एक्सपोज्ड है, चाइना के जो रोड्स हैं वो एक्सपोज्ड हैं। तो इस मामले को लेकर के चाइना थोड़ा अनस्टेबल है और डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये तमाम चीजें अभी निकल करके आ रही हैं। राजदूतों ठीक है अनुराग, मैं रोक रही हूँ। चीन की जासूसी मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा भी भारत से डेटा चुराने के गोरख धंधे में शामिल है। जानकारी के मुताबिक डेटा की ये चोरी भारत में इस्तेमाल किए जा रहे अलीबाबा के क्लाउड सर्वर के जरिए की जा रही है। अलीबाबा के क्लाउड सर्वर यूरोप की कंपनी के क्लाउड सर्वर के मुकाबले सस्ते होते हैं और लिहाजा भारत में उनका ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भारत में मौजूद अलीबाबा के 72 सर्वर के जरिए भारत से डेटा चुराकर चीन भेजा जा रहा है। अलीबाबा पर भी लगा डेटा चोरी का आरोप। चीन की एक और कंपनी की साजिश का पर्दाफाश। चीन की कंपनी अलीबाबा ने भारत से चुराया डेटा। क्लाउड सर्वर के जरिए अलीबाबा ने चुराया डेटा। भारत में 72 सर्वरों से डेटा चुरा रहा था अलीबाबा। सस्ते सर्वर के बहाने अलीबाबा ने डेटा चुराया। अलीबाबा चीन की ई कॉमर्स कंपनी। अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक। अलीबाबा चीन के अरबपति जैक मा की कंपनी। अलीबाबा पिछले कुछ वर्षों से जैक मा और उनकी कंपनी अलीबाबा ने कामयाबी की ऐसी मंजिलें छुई कि दुनिया भर के लोगों को अलीबाबा और 40 चोरों की सदियों पुरानी फारसी कहानी याद आ गई। किस्से कहानियों के अलीबाबा की तरह से आज के अलीबाबा का भी रिश्ता चोरी से जुड़ गया है। लेकिन यह अलीबाबा कहानियों के ईमानदार अलीबाबा के उलट चोर निकला। भारत में सस्ते सर्वर का लालच देकर अलीबाबा ने ऐसी चोरी की कि करोड़ों लोग ठगे के ठगे रह गए। अब रस्ते का माल सस्ते में और सस्ते के चक्कर में अलीबाबा ने ऐसा झटका दिया जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं रहा होगा। डेटा चोरी के लिए अलीबाबा ने चली मुफ्त की चाल। अलीबाबा ने बनाई थी फ्री ट्रायल की स्कीम। मुफ्त क्लाउड सर्वर के चक्कर में फंसी कंपनियां भारत का डेटा चीन भेजते थे अलीबाबा के सर्वर। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और डिजिटलाइजेशन बढ़ने के बाद यहां इंटरनेट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। 130 करोड़ की आबादी वाले भारत के लोगों के डेटा पर दुनिया भर की डेटा एनालिसिस करने वाली कंपनियों की नजर लगी है। इस डेटा की सुरक्षा के बारे में अभी तक ज्यादातर भारतीयों को बहुत जानकारी नहीं है और इसीलिए यहां से डेटा चुराना बहुत आसान नजर आता है। चाहे म्यूजिक फाइल हो, फोटो हो या वर्ड फाइल या किसी तरह का वीडियो, सब कुछ क्लाउड सर्वर में सेव किया जाता है। क्लाउड पर डेटा इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसे कहीं भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर सर्वर सुरक्षित ना हो तो हैकर्स इसे आसानी से चुरा सकते हैं। शायद इसीलिए अलीबाबा और चीन की सरकार की इस जोड़ी ने भारत का डेटा चुराने की साजिश रची, क्योंकि हाल के सालों में क्लाउड कंप्यूटिंग का फैशन भी बढ़ा है। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों ने अलीबाबा और चीन की इस शातिराना चाल को पकड़ लिया और अब जब डेटा चोरी के इस मामले की जांच होगी तो इसकी आंच चीन के आकाओं तक जरूर पहुंचेगी। अनुराग, यानी अब सवाल ये कि जब अलीबाबा जैसी बड़ी कंपनी भी अगर इस खेल में शामिल है तो छोटी कंपनियों के बारे में क्या कहिएगा? यानी चीन के हर ऐप बैन होने चाहिए अब।
नहीं देखिए, मगरमच्छ शामिल है तो मछली का आप क्या कीजिएगा। तो इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि अलीबाबा को सिर्फ अलीबाबा कंपनी मत समझिए। अलीबाबा टेक्नोलॉजी जायंट है पूरी दुनिया में, और इसके अगर कस्टमर्स को अगर आप देखें तो छोटी बड़ी अगर इंडियन कंपनीज को देख लेंगे तो हजारों लाखों की तादाद में छोटी कंपनियां अलीबाबा के सर्वर्स को इसका इस्तेमाल करती हैं। कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई छोटी कंपनी है, कोई कॉल सेंटर है, वो तमाम कंपनियां जो सर्वर इस्तेमाल करती हैं, अलीबाबा बहुत ही चीप प्राइसेस पर सर्वर उपलब्ध कराते थे। और उसका भी रीजन मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये तमाम कंपनियों में कहीं ना कहीं पीएलए का, चाइनीज आर्मी का इन्वेस्टमेंट होता है, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, और शायद इसीलिए ये कंपनियां इतना सस्ते में प्रोवाइड करा पाती हैं अपनी सर्विसेज, जिसके झांसे में या आप ये कह लीजिए कि मुनाफा थोड़ा बहुत कमाने के लिए छोटी कंपनियां और छोटे क्लाइंट्स अक्सर इनके झांसे में आ जाते हैं, और उनके सर्वर्स को, उनकी सर्विसेज को हम आगे इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप कोई भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको देख लीजिए, या किसी भी सर्विस के वेबसाइट को देख लीजिए, वो सारे इस तरीके के सर्वर्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो आगे हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जो सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उनका डाटा सेफ नहीं है तो हमारा डाटा किस तरीके से? अनुराग रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से थोड़ी देर में चीन को करारा जवाब देंगे। थोड़ी देर में रक्षा मंत्री चीन के मुद्दे पर लोकसभा में बोलेंगे, जहां वो एक बार फिर चीन को कड़ी चेतावनी देंगे। एलएसी विवाद और चीन की जासूसी से जुड़े मामले पर राजनाथ सिंह पूरी जानकारी भी देंगे। विपक्ष ने इस मामले में चर्चा की मांग की थी, जिसके बाद अब जानकारी ये कि आज बताया जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से आगे की रणनीति सरकार की हो सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से थोड़ी देर में चीन को करारा जवाब देंगे। थोड़ी देर में रक्षा मंत्री चीन के मुद्दे पर लोकसभा में बोलेंगे, जहां वो एक बार फिर चीन को कड़ी चेतावनी देंगे। अमिताभ, बिल्कुल, अब से थोड़ी देर यानी अब काउंटडाउन, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और जिसका इंतजार देश की जनता को भी होगा और विपक्ष के नेताओं को भी, जो बार बार मांग कर रहे थे कि गलवान की घाटी में क्या हुआ और उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ भारत और चीन के साथ। पूरा विपक्ष ये जानने को इच्छुक है, और लोकसभा से बड़ा प्लेटफॉर्म शायद राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं होगा। और 3:30 बजे, मैं आपको बता दूं, 3:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक सुओ मोटो स्टेटमेंट देंगे लोकसभा में, और उम्मीद की जा रही है कि गलवान की घाटी की घटना से शुरू होकर किस तरह से भारत ने अपनी पोजीशन सुदृढ़ की है, किस तरह से भारत ने अपने बातचीत का रास्ता खुला रखा है चीन के साथ, ये तमाम बातें हैं जिनका खुलासा राजनाथ सिंह अपने स्टेटमेंट में करने वाले हैं, जो अब से थोड़ी देर बाद यानी 3:30 बजे होने वाला है। और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि आखिरकार क्या कहते हैं। देखिए, 3 बजे का वक्त है जब बताया जा रहा है राजनाथ सिंह बोलेंगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत में चीन की जासूसी की एक और बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। चीन ने पेटीएम और फोन पे जैसी कई ऐप की जासूसी की साजिश रची, और इसके साथ साथ चीन ने डिजिटल पेमेंट ऐप के अलावा कई बड़ी कंपनियों और उनके आला अफसरों तक की जासूसी की। चीन के इस जासूसी कांड में भारत की स्वास्थ्य सेवाएं और ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े ऐप भी निशाने पर थे। खबर है कि चीन ने भारत की इकोनॉमी को चोट पहुंचाने के लिए ऐसा जाल बुन रखा था, जिसमें भारत की बड़ी कंपनियों के साथ साथ आम लोगों की भी जेब पर डाका डाला जा सके। चीन की जासूसी के नए हथकंडे का पर्दाफाश। शी जिनपिंग ने रची आर्थिक आतंकवाद की साजिश। चीन ने कराई पेटीएम, फोन पे, रेजर पे की जासूसी। खाना सप्लाई करने वाले जोमेटो और स्विगी पर भी चीन की नजर। चीन ने की भारतीय कंपनियों के सीईओ की जासूसी। भारत को कंगाल बनाने की चीन की चाल नाकाम। दुनिया भर में गुंडागर्दी पर उतारू चीन की ऐसी चालबाजी का पता चला है, जिसने उसकी काली करतूत की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। पहले चीन पर दुनिया को बायोलॉजिकल वॉरफेयर में फंसाने के लिए वुहान में कोरोना को बनाने की साजिश का आरोप लगा, और अब उसके शेंझेन शहर में रचे गए जासूसी के एक ऐसे कांड का भांडाफोड़ हुआ है कि पूरी दुनिया में उसकी थू-थू शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि स्टार्टअप कंपनियां या फिर अन्य कंपनियों की जासूसी करवाकर चीन क्या हासिल करना चाहता है। इसी सवाल में छुपा हुआ है जवाब। दरअसल विकासशील देशों की कंपनियों में चीन भारी भरकम निवेश कराता है, और जब वह कंपनियां चीन के पैसों के ऊपर निर्भर हो जाती हैं,
तब अंदर ही अंदर वह उन्हें खोखला बनाता है और उन पर कब्जा करने की साजिश रचता है। चीन को अब सबसे बड़ा खतरा भारत से नजर आ रहा है। चीन को पता है कि भारत उसकी विस्तारवादी नीतियों के सामने किसी कीमत पर नहीं झुकेगा, इसलिए पहले उसने लद्दाख में एलएसी पर घुसपैठ की कोशिश की और जब उसे एलएसी पर मुंहतोड़ जवाब मिला तो उसने भारत में जासूसी का खेल खेलना शुरू कर दिया। चीन की कंपनी जेहनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की नजर रखने के लिए ऐसा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था जिससे उस पर किसी को शक न हो। इसके लिए चीन ने दर्जनों कंपनियों के ऐप्स और उनके आला अफसरों की निगरानी रखनी शुरू कर दी, जिससे उसे इंडियन इकोनॉमी में निवेश करने की रणनीतियां बनाने में मदद मिले। चीन अब भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी करने में जुट गया है। चीन ने भारत के पेमेंट एप्स, डिलीवरी एप्स, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, ट्रैफिक एप्स, माल ढुलाई वाली कंपनियों, ऑनलाइन एजुकेशन कंपनियों, डिजिटल हेल्थ केयर और निवेश करने वाली कंपनियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जासूसी का हथकंडा अपना रखा है। कोरोना से जारी जंग के बावजूद भी भारत तेजी से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की कोशिश में जुटा है। एक तरफ भारत ने चीन के मोर्चे पर सेना को मुस्तैद कर दिया है, तो दूसरी ओर लॉकडाउन के बाद फिर से फैक्ट्रियां और दूसरी आर्थिक गतिविधियां खुलनी शुरू हो गई हैं। और ऊपर से चीन में कई साल से जमी विदेशी कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में निवेश करने के बारे में बात कर रही हैं। इससे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग बुरी तरह घबराए हुए हैं। इसलिए चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपने की नई साजिश रची और अपनी साजिश को कामयाब बनाने के लिए चीन ने भारत के बड़े नेताओं और बड़े सरकारी अफसरों के साथ साथ बड़ी कंपनियों के सीईओ और सीओओ जैसे लोगों पर भी नजर रखने का जाल बुना था। खबर है कि चीन की कंपनियां, लगभग 1400 कंपनियां यहां लोगों की जासूसी करने में जुटी थी। खबर है कि चीन की कंपनी प्रेम जी इन्वेस्ट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर टीके कुरियन, महिंद्रा ग्रुप के अनीश शाह, ग्रुप सीएफओ, मॉर्गन स्टैनली के कंट्री हेड विनीत शेखरिया, फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक बिन्नी बंसल, जोमेटो के संस्थापक और सीईओ दीपेंद्र गोयल, स्विगी के सह संस्थापक और सीईओ नंदन रेड्डी, न्याका की सह संस्थापक और सीईओ फाल्गुनी नायर, उबर इंडिया के पवन वैश्य पर नजर बनाए हुए थी। चीन ने भारत पे किस स्तर तक अपनी जासूसी का जाल फैला रखा था, इसका अंदाजा आपको इस बात से हो जाता है कि उसकी कंपनी भारतीय रेल से इंटर्न के तौर पर जुड़े एक छात्र से लेकर आईआईटी मुंबई और आईआईटी कानपुर के डायरेक्टरों तक की गतिविधियों पर बारीक नजर रखने लगी थी। चीन भारत की कमर तोड़ने के लिए केवल यहाँ की कंपनियों की ही नहीं, बल्कि उसने भारत की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सेंधमारी की बड़ी साजिश रची थी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत में तेजी से बढ़ती ऑनलाइन एजुकेशन के साथ मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर को पूरी तरह से हिलाने का पासा फेंकना चाहते हैं। हेल्थ टूरिज्म के जरिए दुनिया भर से लोग भारत में इलाज करवाने आते हैं। भारत के हेल्थ सेक्टर पर नजर रखने के पीछे चीन का मकसद ये हो सकता है कि वो इस सेक्टर को अच्छे से समझे और यहाँ के अस्पतालों और दवा कंपनियों में निवेश कर अपने ऊपर इनकी निर्भरता बढ़ाए। इसका फायदा चीन को इमरजेंसी या युद्ध जैसे हालात में हो सकता है, क्योंकि अगर दूसरे देश के हेल्थ सेक्टर में आपका दखल है तो युद्ध और इमरजेंसी की सूरत में उस देश को ब्लैकमेल किया जा सकता है। चीन के इस जासूसी कांड का जिस तरह से पर्दाफाश हुआ है, उसका सीधा असर अब भारत की बजाय चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कोरोना की वजह से बुरी तरह से हिल चुका चीन भारत की पूरी इकोनॉमी को अपने कब्जे में लेने की साजिश कर रहा था, लेकिन इस जासूसी की करतूत के पता चलने से दुनिया भर में चीन की साख को बट्टा लगेगा और कई देश अब चीनी कंपनियों से डरेंगे और अपने यहाँ चीन के निवेश को रोक देंगे। जाहिर है शी जिनपिंग का बुना ये मकड़ जाल उन्हीं को बुरी तरह फंसाने को तैयार है।
चीन दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो अपने दोस्तों का भी सगा नहीं है। सबके लिए सिरदर्द बन चुके चीन ने पूरी दुनिया में जासूसी का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जो न सिर्फ दुश्मन के जासूसी कर रहा है बल्कि अपने दोस्तों को भी वो नहीं छोड़ रहा। ऑस्ट्रेलिया की सरकार के थिंक टैंक ASPI यानी ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक चीन ने जासूसों की एक ऐसी फौज भी बना रखी है जो पूरी दुनिया पर नजर रखती है और इसकी रिपोर्ट सीधे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को होती है। कहीं कंपनी बनाकर चीन कर रहा है जासूसी, कहीं हथियारों की तकनीक की कर रहा है चोरी, कहीं छात्र बनकर घूम रहे हैं चीन के जासूस, कहीं कारोबारी की शक्ल में हो रही है निगरानी। चीन के सफेद पोश चोरों पर बहुत बड़ा पर्दाफाश। कंपनी बनाकर दुनिया भर में जासूसी का भांडाफोड़ होने के साथ साथ अब चीन की ऐसी बहुत सी करतूतों से पर्दा उठ रहा है। चीन की नजर सिर्फ उन देशों पर ही नहीं है जो उसे चुनौती दे रहे हैं, बल्कि चीन एक ऐसा मुल्क है जो अपने दोस्तों की भी जासूसी से परहेज नहीं कर रहा। चीन ने अपने जासूसों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रखा है जिसका पर्दाफाश ऑस्ट्रेलिया की सरकार के रणनीतिक थिंक टैंक ASPI यानी ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने किया है। ASPI की रिपोर्ट में सामने आया है कि चीन ने जासूसों की एक ऐसी फौज बना रखी है जो पूरी दुनिया में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इशारे पर काम करते हैं और इनकी रिपोर्टिंग सीधे शी जिनपिंग को होती है। चीन के राष्ट्रपति के सफेद पोश जासूसों की सेना इस तरीके से तैयार की गई है कि कोई इन पर शक नहीं कर सके। ये जासूसों की सेना दूसरे देशों के राज तो शी जिनपिंग तक पहुंचाते ही हैं, साथ ही दूसरे देशों के अंदरूनी मामले में भी दखल देते हैं। कई ऐसे देश हैं जिनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव में भी इन्हीं का दखल रहा है। इनके काम करने का तरीका इतना शातिर होता है और इन्हें पर्दे के पीछे से सीधा शी जिनपिंग की तरफ से मदद मिलती है। ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिकारों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जासूस सेना से जुड़ी जो रिपोर्ट तैयार की है, उसके मुताबिक शी की सफेद पोश जासूस सेना चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक अहम हिस्सा है और इसकी आड़ में ये पूरी दुनिया में चीन को फायदा पहुंचाने वाली साजिशों को अंजाम देती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट नाम का एक विंग है। UFWP यानी यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट शी जिनपिंग के जासूसों के सबसे बड़े नेटवर्क में तब्दील हो चुका है। इस संगठन की बुनियाद 1939 में चीन की कम्युनिस्ट क्रांति के दौरान रखी गई थी और तब इससे जुड़े लोग माओ त्से तुंग के मुखबिर के तौर पर काम करते थे। यूनाइटेड फ्रंट का मुख्य काम उस समय की चीन की सरकार और धार्मिक समूहों की निगरानी करने का था, लेकिन अब यूनाइटेड फ्रंट की आड़ में शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया में चीन के जासूसों का जाल बिछा दिया है। यूनाइटेड फ्रंट के जासूस विदेशों में चीन की साजिशों को अंजाम देते हैं और दूसरे देशों की घरेलू राजनीति को प्रभावित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और अर्जेंटीना में यूनाइटेड फ्रंट के जासूस सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। चीन यूनाइटेड फ्रंट के माध्यम से दूसरे देशों की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने का कार्य कर रहा है। साथ ही साथ दूसरे देशों से जो उच्चतम तकनीकी है, नवीनतम तकनीकी है, उसे चोरी छुपे हासिल करने का प्रयास कर रहा है। वैसे तो यूनाइटेड फ्रंट चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की एक शाखा है, लेकिन इसके अंदर भी कई शाखाएं काम करती हैं जिनकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। कहीं ये दूसरे देशों की सेना के राज चुराते हैं तो कहीं ये दूसरे देशों की राजनीति को प्रभावित करते हैं। यूनाइटेड फ्रंट की जड़ें दुनिया के कई देशों में काफी गहरी हो चुकी हैं और ये अलग अलग देशों में दिखाने के लिए कोई संस्था बनाते हैं और फिर उसकी आड़ में अपनी काली करतूतों को अंजाम तक पहुंचाते हैं। दुनिया भर में चीन के जितने नागरिक हैं, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन चीन के यूनाइटेड फ्रंट से जुड़े हुए हैं और चीन के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। उनके अलावा यूनाइटेड फ्रंट के लोगों को चीन छात्र या कारोबारी बनाकर दूसरे देशों में भेजता है, जिनका काम उन देशों की रक्षा और दूसरी तकनीक चुराकर चीन भेजना होता है। इसके अलावा चीन के ये जासूस
जहां भी सक्रिय होते हैं वहां चीन के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे रहते हैं। इसके लिए यूनाइटेड फ्रंट ने अमेरिका में चाइना न्यूज सर्विस बना रखी है। यूनाइटेड फ्रंट के लोग इस बैनर के तले काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यूनाइटेड फ्रंट के लोगों ने पैसिफिक मीडिया ग्रुप बना रखा है। सबसे गंभीर बात ये कि चीन अपने इन जासूसों की मदद से दूसरे देशों की राजनीति में सीधी दखलंदाजी करता है। वो अलग अलग देशों के राजनीतिक दलों को चंदा देकर उस देश की नीतियों को चीन के पक्ष में तैयार कराने की कोशिश करता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसे अपना सीक्रेट हथियार का करके संबोधित किया है, जो पूरी दुनिया में चीन की नीतियों को विस्तारित करने का कार्य कर रहा है, चीन की छवि को अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। चीन सरकार आधिकारिक तौर पर यह नहीं मानती है कि यूनाइटेड फ्रंट चीन की सरकार से जुड़ा है या इसका वहां की कम्युनिस्ट पार्टी से कोई लेना देना है, लेकिन सच्चाई यह है कि यूनाइटेड फ्रंट का यह पूरा खेल शी जिनपिंग पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं और उन्हें यह विरासत में मिला है। शी जिनपिंग के परिवार और यूनाइटेड फ्रंट का रिश्ता दशकों पुराना है। शी जिनपिंग के पिता शी जोंगशन यूनाइटेड फ्रंट से जुड़े थे। शी जोंगशन ने तिब्बत में चीन की नीतियां लागू करने के लिए यूनाइटेड फ्रंट का इस्तेमाल किया था। इसी संगठन के एजेंटों की मदद से शी जोंगशन ने तिब्बत में दलाई लामा और पंचेन लामा के खिलाफ साजिश रची थी। शी जिनपिंग के दो भाई भी यूनाइटेड फ्रंट से जुड़े रहे हैं। चीन का राष्ट्रपति बनने के बाद 2015 में शी जिनपिंग ने यूनाइटेड फ्रंट का विस्तार किया था। खुद शी जिनपिंग जब चीन के फुजियान प्रांत के नेता थे, तब उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट का इस्तेमाल ताइवान में जासूसी के लिए किया था। शी जिनपिंग कई मौकों पर यूनाइटेड फ्रंट को चीन का जादुई हथियार बता चुके हैं। यही नहीं, चीन के कई ऐसे उद्योगपति हैं जो असल में यूनाइटेड फ्रंट के लिए ही काम कर रहे हैं। उन उद्योगपतियों के जरिए चीन दूसरे देशों में पूंजी निवेश करता है और फिर कारोबारी रिश्तों के नाम पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का खेल खेलना शुरू कर देता है। जानकार मानते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कुछ नहीं बल्कि दूसरे देशों का डेटा और वहां की महत्वपूर्ण तकनीक चोरी करने का हथकंडा है। जानकार मानते हैं कि चीन के ऐसे जासूस हजारों की संख्या में हैं और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ASPI की रिपोर्ट में बताया गया कि महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस के नाम पर चीन के लोग इंस्टीट्यूट अमेरिका और दूसरे देशों में खोले बैठे हैं, वो भी यूनाइटेड फ्रंट के अड्डे ही हैं। हाल ही में अमेरिका ने भी कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को बोरिया बिस्तर समेटने का अल्टीमेटम जारी कर दिया, जिस पर चीन बौखलाया हुआ है। अमेरिका ने जासूसी के शक में ही चीन के 1000 नागरिकों का वीजा रद्द करने का फैसला किया। LAC विवाद पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लद्दाख में जारी तनातनी की कम करने के लिए जारी बातचीत के बीच चीन जंग की तैयारी में है। उसके लिए उसने बड़ी तैयारी की है। न्यूज़ 18 को खुफिया सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक लद्दाख में LAC के पास चीन ने अपना कम्युनिकेशन सिस्टम मजबूत करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क बिछाना शुरू कर दिया है। और खबर ये कि चीन पेंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में ऑप्टिकल फाइबर बिछा चुका है। और यही नहीं, चीन ने पेंगोंग झील के उत्तरी हिस्से में भी ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछा रहा है और उसके सबूत भी अब मिल रहे हैं। जानकारों के मुताबिक रेडियो कम्युनिकेशन की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर के जरिए होने वाली बातचीत ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये इसकी एक नई चाल है। चीन बातचीत की आड़ में लगातार धोखा दे रहा है और वो लद्दाख में जंग की तैयारी में है, क्योंकि चीन ने लद्दाख में पेंगोंग झील के पास जंग की बड़ी तैयारी कर रखी है और वो LAC पर कम्युनिकेशन सिस्टम को लगातार मजबूत कर रहा है। चीन LAC पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रहा है। चीन ने ये ऑप्टिकल फाइबर केबल पेंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में बिछाई है। यही नहीं, चीन पेंगोंग झील के उत्तरी हिस्से में भी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा चुका है। भारत को LAC पर चीन की जंग की तैयारी के बड़े सबूत भी मिले, क्योंकि चीन अपनी सेना के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रहा है, जिससे चीनी सेना की बातचीत सुरक्षित हो जाए। दरअसल लद्दाख के पेंगोंग में चीन के ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाने के पीछे बड़ी साजिश है, क्योंकि पेंगोंग में ऑप्टिकल फाइबर केबल का जाल बिछने के बाद
चीनी सेना की बातचीत बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगी और चीन बिना रुकावट आपस में बातचीत कर पाएगी। ऐसे में भारतीय सेना का रेडियो पर बातचीत असुरक्षित हो जाएगा और भारतीय सेना की बातचीत इंटरसेप्ट होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। वहीं चीनी सेना ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए पेंगोंग से तस्वीरें और वीडियो तेजी से भेज पाएगा। यही नहीं, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछने के बाद भारतीय सेना की मौजूदगी पर चीन की नजर बढ़ जाएगी। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है चीन विवाद से जुड़ी हुई। चीन को अपने जासूसी उपग्रह से एक नई तस्वीर मिली है और इस तस्वीर के सामने आने से चीन का मनोबल पूरी तरह से टूट गया है। बीते कुछ दिनों से चीन जिस तरह शांति की बोली बोलने लगा है, उसकी वजह इन्हीं तस्वीरों को माना जा रहा है। चीनी उपग्रह से पेंगोंग झील में सेना की तैनाती को लेकर जो तस्वीरें मिली, उनमें भारतीय सेना का पराक्रम झलकता है। इन तस्वीरों में भारतीय सेना को ब्लैक टॉप से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर देखा गया। इसने भारतीय सेना की काबिलियत तो साबित की ही, साथ ही अब भारत इस स्थिति में भी पहुंच गया कि वो उस कैंप को भी निशाना बना सकता है जिसे चीन सुरक्षित मानकर भारत से बातचीत के लिए इस्तेमाल करता है। चीन विवाद पर न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव खबर। चीनी उपग्रह से मिली नई तस्वीर से चीन में खलबली। ब्लैक टॉप से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर भारतीय सेना। चीन को मिला भारतीय सेना के पराक्रम का एक और सबूत। पूर्वी लद्दाख में चीन की दादागिरी की हवा उसी के उपग्रह से मिली तस्वीरों से निकलने लगी है। पेंगोंग झील के पास भारतीय सेना की तैनाती को देखने के लिए चीन ने अपने जासूसी उपग्रह से इलाके की तस्वीरें ली। इन तस्वीरों को देखकर चीन के होश उड़ गए। चीन के गौफेन 2 सैटेलाइट से खुलासा हुआ है कि भारतीय सैनिक अब रणनीतिक रूप से बेहद अहम ब्लैक टॉप से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इन तस्वीरों से एक बार फिर भारतीय सेना की पहाड़ी युद्ध लड़ने की काबिलियत की तस्दीक हो गई है। इन तस्वीरों से यह भी साफ हो गया है कि जोरदार पलटवार करने में भारतीय सेना का कोई सानी नहीं है। भारतीय सेना के पराक्रम की ये तस्वीरें चीन में सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। इन तस्वीरों से चीन की हवा यूं ही नहीं खराब हो गई। बार बार भारत को उकसाने वाला चीन अचानक शांति की बात क्यों करने लगा है? इन तस्वीरों से यह भी साफ हो चुका है कि चीनी जासूसी उपग्रह से मिली तस्वीरें कह रही है कि भारतीय सैनिक अब इस स्थिति में आ गए हैं कि वे चीन के मोल्दो कैंप को भी निशाना बना सकते हैं। भारत के निशाने के हद में मोल्दो कैंप के आने के बड़े मायने हैं। मोल्दो कैंप वही कैंप है जहां भारत और चीन की सेना के अधिकारियों के बीच बातचीत होती है। भारत की इस बढ़त से साफ हो गया है कि ये जवान पहाड़ी युद्ध लड़ने में महारत रखते हैं और ऊंची से ऊंची पहाड़ी को मात्र कुछ ही वक्त में चढ़ने में सक्षम भी हैं। भारतीय सैनिकों की इसी क्षमता का असर है कि वो अब ब्लैक टॉप से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर हैं। भारतीय सेना के पराक्रम को देखकर चीन का परेशान होना स्वाभाविक है। इसीलिए शायद चीन अब शांति का राग अलापने लगा है। लेकिन दूसरी तरफ अपना दोगलापन दिखाते हुए चीन ने एलएसी पर सेना भी बढ़ा दी है। भारतीय सेना के पराक्रम से सन्न चीन ने आनन फानन में एलएसी पर जवानों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया और 50,000 जवानों को तैनात कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों ओर से करीब 50,000 जवानों की तैनाती की गई है। इससे पहले डेट्रेस्फा की शेयर की गई सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा था कि चीन ने ब्लैक टॉप हिल के इलाके के आसपास भारी तैनाती शुरू कर दी है।
चीन सुनिश्चित करना चाहता है कि यहाँ कोई मोमेंट ना हो और अगर हो भी तो उससे निपटा जा सके। भारतीय खेमे की तैयारी से बौखलाए चीन ने यहाँ सपोर्ट कैंप भी तेजी से लगाने शुरू कर दिए हैं। ब्लैक टॉप के इतने पास भारतीय सेना को देखकर चीन हैरान है। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स डेट्रेसफा के मुताबिक जिस गति से भारतीय सैनिक आगे बढ़ रहे हैं उससे लग रहा है कि वो अभी रुकने वाले नहीं हैं और आने वाले वक्त में भारतीय सैनिकों के आगे और बढ़ने की खबर आ सकती है। भारत ने इस ऑपरेशन के जरिए ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप के चारों तरफ पोजीशन बना ली है। पेंगोंग के दक्षिणी तट पर मौजूद हर पहाड़ी की चोटी एक एक यूनिट को असाइन की गई थी। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सेना के अलावा इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जांबाज उपलब्ध थे। एसएफएफ कमांडोज ने कई जगह पर ऑपरेशन को लीड किया और मिशन पूरा किया। चीन के सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें शेयर की जा रही है, जिसमें भारतीय खेमे की स्थिति भी दिखाई जा रही है, इसमें भारतीय कैंप दिखाए जा रहे हैं जो स्पांगुर गैप में ऊंचाई पर बैठे हैं, जबकि चीनी कैंप नीचे है। यानी चीनी कैंपों पर भारत आसानी से निशाना साध सकता है। इससे पहले भी चीन के सोशल मीडिया पर भारत की पोजीशन की तस्वीरें शेयर की जा रही थी। इनमें पेंगोंग के दक्षिण में पहाड़ों पर पीएलए कैंप पर नजर रख रहे भारतीय सेना के कैंप दिखाई दिए। दरअसल चीन की गतिविधियों को देखते हुए भारतीय सैनिकों ने पीएलए के कैंप के ऊपर पहुंचकर कैंप बना लिए हैं। भारत ने सामरिक ठिकानों पर मोर्चेबंदी के अलावा फिंगर 2 और फिंगर 3 के इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। हथियारों और भारी युद्धक उपकरणों से पूरी तरह से लैस भारतीय सैनिकों ने अब ठाकुंग से लेकर के रेकिन दर्रा तक की सभी महत्वपूर्ण चोटियों पर अपनी मोर्चेबंदी मजबूत कर ली है। एलएसी पार भारत चीन के बीच तनाव पर एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण एशिया में भारत को घेरने की चीन की नई चाल का पर्दाफाश हुआ। चीन भारत को कमजोर करने के लिए नई चाल चल रहा है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारत के पड़ोसी देशों में चीन राजनयिकों की जगह सरकार के कट्टर समर्थक नेताओं को राजदूत बनाकर भेजा जा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के पड़ोसी देशों नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में अपने चालबाज राजदूतों की तैनाती की है। चीन ने जिन नेताओं को राजदूत बनाकर भेजा वो चीन की सेनाओं की खुफिया विंग और एक डिपार्टमेंट में भी काम कर चुके हैं, यानी यूएफडब्ल्यूडी में। चीन में यूएफडब्ल्यूडी विदेश मंत्रालय से ज्यादा ताकतवर है, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी काम कर चुके हैं। चीन दक्षिण एशिया में अपने आप को मजबूत करने के लिए हर दिन नई साजिश रच रहा है, जिससे वो भारत के खिलाफ माहौल बना सके। ऐसे में चीन ने भारत को कमजोर करने के लिए नई चाल चली है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कई देशों में अपनी करीबी और चालबाज राजदूतों को तैनात किया। जिन देशों में चीन ने राजदूतों को तैनात किया उनमें नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल हैं। ये सभी राजदूत चीन सेना की खुफिया विंग और यूनाइटेड फ्रंट वर्कर्स डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं। यूनाइटेड फ्रंट वर्कर्स डिपार्टमेंट चीन में विदेश मंत्रालय से ज्यादा ताकतवर है और इस फ्रंट में खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी काम कर चुके हैं। बताया गया कि चीन ने इन राजदूतों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए नियुक्त किया है। चीन के ये चालबाज राजदूत दक्षिण एशिया में भारत के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, जिसके लिए ये राजदूत धार्मिक सामाजिक संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। चीन ने जिन देशों में राजदूत तैनात किए उनमें सभी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी हैं। भारत के पड़ोसी देशों में तैनात किए गए राजदूतों में पहला नाम नोंग रोंग का है, जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खास हैं और चीन ने इन्हें पाकिस्तान में तैनात किया। जबकि दूसरा नाम ली जिमिंग का है, ये भी शी जिनपिंग के करीबी हैं और इन्हें भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए चीन ने बांग्लादेश में नियुक्त किया है। वहीं श्रीलंका में चीन के पूर्व राजदूत ली जिमिंग भी शी जिनपिंग के करीबी हैं। और सबसे खास बात यह कि सभी राजदूत चीन की कुख्यात संस्था और यूनाइटेड फ्रंट वर्कर्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे। चीन के चालबाज राजदूतों में एक नाम हाओ यांकी का है, जिन पर नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काने का आरोप है और इस वक्त हाओ यांकी नेपाल में चीन की राजदूत हैं, जो खुद चीनी सेना पीएलए के खुफिया एजेंसी से जुड़ी हुई थी। हाओ यांकी के बारे में बताया जाता है कि वो उर्दू भाषा की अच्छी जानकार है और वो नेपाल में कम्युनिस्टों पर दबदबा बनाने की कोशिश में जुटी हैं।
साथ ही उन पर नेपाल में कम्युनिस्टों को एकजुट भी रखने को बोला गया है। खबर है हाओ यांकी नेपाल के पीएम ओली के फैसलों को प्रभावित करती हैं और वो नेपाल में भारत के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी हैं। चीन की राजदूत हाओ यांकी नेपाल के हर मंत्रालय और विभाग में अपनी पकड़ को मजबूत करने में जुटी हुई है। तो इस तरीके की साजिश दरअसल चीन की तरफ से रची गई है, जिसमें कई ऐसे लोग जो शी जिनपिंग के बेहद करीबी हैं, उन्हें अलग अलग देशों में भेजा गया है और राजनयिकों की जगह पर ये राजनेता दरअसल पहुंच रहे हैं। और इसमें सबसे प्रमुख नाम जो सामने आ रहा है वो हाओ यांकी का है, क्योंकि ये नेपाल के पीएम ओली के फैसलों को भी प्रभावित करती हैं, ऐसी भी खबरें लग रही हैं।